चलो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं अपन पहले। देखो मुगल वंश की शुरुआत की थी अपन ने, मुगल वंश अभी चल रहा था अपना, तो अपन ने देखा था कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना गया है। तो बाबर का हालांकि बहुत संघर्ष था, अपन ने पूरा संघर्ष देखा था। बाबर के जो भारत में युद्ध हुए थे, वो पहला युद्ध हुआ था पानीपत का युद्ध 1526। किसके इसमें हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर। दूसरा युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध हुआ था 1527। किस किस में हुआ था ये? बाबर और राणा सांगा। तीसरा युद्ध इसने लड़ लिया था, चंदेरी का युद्ध लड़ा था इसने 1528 में। किस किस का युद्ध हुआ था ये? बाबर और मेदिनी राय। चौथा युद्ध हुआ था इसका घाघरा का 1529 में। किस किस में हुआ था ये? इब्राहिम महमूद लोधी, बाबर और महमूद लोधी, ठीक है। और 1530 में निपट चले, खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। कौन? बाबर। बाबर के बाद उसका लड़का हुमायूं शासक बना था। जब हुमायूं शासक बना तो अपन ने देखा था कि इसको बदले में कांटों का ताज मिला है और सभी सत्ताएं आपस में स्वतंत्र होने लगी थी। तो हुमायूं के बीच में अपन ने देखा था कि हुमायूं का जो युद्ध हुआ था, सबसे पहले कालिंजर एक किले तो उस पर अपन ने आक्रमण किया था, ठीक है। 1531 में चुनारगढ़ में, 1532 में चुनारगढ़ और दूसरी बार 1538 में, ठीक है ना, ये इसने आक्रमण किया था। फिर उसके बाद कालिंजर पे भी था। तो ये सब चीज़ें काम की नहीं है, काम की ये थी कि 1539 में एक युद्ध हुआ था इसका, और नाम दिया था इसको अपने चौसा का युद्ध। याद है? 1539 में एक युद्ध हुआ था चौसा का युद्ध। कौन कौन के बीच में हुआ था ये? हुमायूं और शेरशाह। फिर याद करो 1540 में कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध किया था अपन ने। कौन कौन के बीच में किया था ये? हुमायूं और शेरशाह, वही, ठीक है ना। यहाँ भी हुमायूं और शेरशाह था और यहाँ भी हुमायूं और शेरशाह था। मगर जब 1539 का युद्ध हुआ था तो हुमायूं ने गंगा में डुबकी लगा दी थी, और किसने बचाया था? डीमर भिस्ती ने। और बदले में उन्होंने क्या किया? एक दिन का बादशाह बना दिया। और उन्होंने क्या किया? भिखारी था, सोना चांदी कहीं नहीं मिला। क्या मिला उसको? चमड़े का सिक्के चलाए थे, ठीक है ना। फिर कन्नौज बेलग्राम का युद्ध हुआ। उसके बाद अपन ने देखा था कि हुमायूं जो है भाग के काबुल का अंदर चले गया था उसके भाइयों के पास, मगर उसके भाइयों ने उसकी मदद करने से मना कर दिया था। इसलिए वो कहाँ गया था? ईरान और इराक के शासक शाह इस्माइल के पास। और ईरान और इराक के शासक जो शाह इस्माइल थे, इसने हुमायूं को मदद की थी, पूरी सेना दे दी इसने, और पूरी सेना की सहायता से भाइयों को परास्त किया और भारत में आके शेरशाह सूरी को। बात यह अटकी थी अपने की ये शेरू है कौन? बात यहाँ अटकाई थी अपन ने कि ये शेरशाह सूरी जिसका नाम है, तो ये शेरू में इतनी ताकत आई कहाँ से? इसने मुगल बादशाह को हरा दिया। ये इतनी ताकत कहाँ से आई कि बाबर जिसने एक भी युद्ध नहीं हारा, चाहे भारत की बात करें चाहे विश्व की बात करें, और उसी का लड़का था हुमायूं, और इसको एक भी युद्ध नहीं जीतने दिए इसने। तो इतनी ताकत आई कहाँ से शेरू में? अपन थोड़ा शेरू के बारे में पढ़ते हैं। तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां था। ऐसा माना जाता है कि शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां है, और फरीद खां के बाबा का नाम, बाबा मतलब दादा, बाबा मतलब कौन? दादा, ठीक है। तो शेरशाह के दादा का नाम इब्राहिम शाह सूर, इब्राहिम शाह सूर है। फरीद खां कौन का नाम है? शेरशाह का नाम है। शेरशाह के बचपन का नाम है फरीद खां। फरीद खां के दादा का नाम क्या है? इब्राहिम शाह सूर। और इब्राहिम शाह सूर का एक और लड़का था जिसका नाम था हसन सूर, हसन सूर। और हसन सूर का लड़का है फरीद, जिसको अपन शेरखा बोल रहे हैं। 3 पीढ़ी अपने को पता लग गई, ठीक है। सबसे पहले अपने देखा कि फरीद किसका लड़का है? हसन सूर का। और हसन सूर कौन का लड़का है? अब कहानी यहीं से शुरू होगी क्योंकि अपनी, ठीक है।
अपन शेर शाह के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। शेर शाह का नाम, बचपन का नाम फरीद खां था। फरीद खां के बाप का नाम हसन सूर, हसन सूर के बाप का नाम इब्राहिम शाह सूर था। अपन एक लाइन में बोल सकते हैं कि फरीद खां जो है वो इसका पोता था इब्राहिम शाह सूर का, या इब्राहिम शाह सूर जो है फरीद खां का यानी शेर शाह का दादा था। तो कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि फरीद का जन्म अफगानिस्तान में हुआ था, और कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ये ईरानी थे। कहाँ के थे ये? ईरानी थे। क्यों मानते हैं? क्योंकि इब्राहिम शाह सूर जो है उसका दादा इब्राहिम शाह सूर अच्छी नस्ल के घोड़ों का व्यापार करता था। ये मैंने बताया था कल कि सबसे अच्छी नस्ल के घोड़े कहाँ के होते हैं? ईरान और इराक के। तो ये घोड़े का व्यापार करता है और अपनी अच्छी नस्ल के घोड़े जो रहते हैं वो उनको भारत में ला करके बेचता है। इब्राहिम शाह सूर काय का व्यापार कर रहा है? घोड़े का व्यापार कर रहा है। और घोड़े कहाँ लाके बेचता है? वो भारत में। भारत के उस समय जो भी राजा, सुल्तान, जो भी शासक थे उनको अच्छी नस्ल के घोड़े लाके देता था ये। तो इसीलिए इब्राहिम शाह सूर के व्यवहार भारत के शासकों के साथ हो गए थे। तो इब्राहिम शाह सूर का लड़का जो था हसन सूर, इसको जॉब नहीं मिल रही थी। क्या नहीं मिल रही थी? जॉब नहीं मिल रही थी, नौकरी। इसको जॉब नहीं मिल रही थी। तो इब्राहिम शाह सूर ने बोले कि मेरी बहुत पहचान है भारत में, तो कभी जॉब दिलवा दूंगा, आज ही तेरी नौकरी पक्की, सरकारी नौकरी, डन, ठीक है। तो हसन सूर को इसने क्या किया? हसन सूर को सिंध के शासक के यहाँ नौकरी पर रख दिया। कहाँ पे नौकरी पर रख दिया? सिंध के शासक का। यहाँ का शासक था इस समय जमाल खां, ठीक है। यहाँ का शासक था इस समय जमाल खां। तो जमाल के हसन सूर अब नौकरी करने लगा है। और हसन सूर की 4 पत्नी और 2 के एवरेज से 8 बच्चे थे। टोटल 1 दर्जन से ज़्यादा लोग परिवार में। 4 पत्नी थी और 2 के एवरेज से कितने बच्चे? 8 बच्चे। और टोटल परिवार में 12 से ज़्यादा लोग, क्योंकि 12 तो ये हो गया, एक खुद हसन सूर, तो 13 लोग थे परिवार में। झेलेगा जमाल खां, क्या करे। तो यहाँ पे नौकरी कर रहा है हसन सूर। और हसन सूर की सबसे चौथी पत्नी जो थी, सबसे आखिरी पत्नी जो थी, तो उससे बहुत कसके करता है और पहली पत्नी को ये भाव नहीं देता। और पहली पत्नी का लड़का जो था वो था कौन? फरीद का। चौथी का 5वीं आई नहीं। पूछा क्यों? 5वीं आई नहीं आई तो नहीं आई, समझ से बात है। तो पहली पत्नी जो थी उसका लड़का था फरीद का। अब पक्की बात है ये तो कि हसन सूर जो है वो चौथी पत्नी से बहुत कसके करता था, तो बाकी 3 नौकरानी टाइप के और उनके बच्चे भी नौकरानी टाइप के। तो फरीद खां से ये थोड़ा सा जलन की भावना रखते थे ये, ठीक है, ये जलन की भावना रखते थे। इनके परिवार में थोड़ी सी लड़ाई वगैरह होने लगी। इसलिए जमाल खां ने बोले एक काम करो, तुम 1 दर्जन यहाँ रह नहीं पाओगे तो तुमको मैं जौनपुर की जागीर दे देता हूँ। कहाँ की जागीर दे देता हूँ? जौनपुर की। तो हसन सूर जो है वो अपनी पूरी फैमिली को लेके कहाँ आ गया? जौनपुर आ गया। 1 दर्जन लोगों को लेके जौनपुर आ गया। मगर दिक्कत भाई कि भाई जागीर बदलने से क्या हो रहा? वो तो सोतेले माँ और सोतेले बच्चे ऐसे ही रहते हैं। तो फरीद खां की अभी भी नहीं पट रही थी यहाँ पे, ठीक है ना। तो फरीद खां ने क्या किया, उनने कहा मेरे को कोई मतलब नहीं तुम्हारी जागीर से, ये पूरी जागीर तुम ही रखो और मैं चले गया वापस सिंध मुल्तान, ठीक है ना। और इस समय याद करो कि इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी, 2 व्यक्ति थे। एक दौलत खां लोदी था और एक आलम खां लोदी था, जिसने बाबर को निमंत्रण दिया था भारत आने का। अभी बाबर के समय की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो ये आ गया दौलत खां लोदी के पास, यहाँ की जगह उनने कहा। तो दौलत खां लोदी के पास आ गया। इब्राहिम लोदी को लगा कि अगर ये दौलत खां लोदी से मिल गया अगर फरीद खां, तो ये एक बहुत टैलेंटेड लड़का है, क्योंकि वो पहचान गया था पहले ही बचपन में ही, समझ गए, टैलेंटेड लड़का है। अगर ये दौलत खां लोदी से मिल गया तो कभी भी ये दिल्ली की पूरी सल्तनत को पलट देगा। इसीलिए इसने इब्राहिम लोदी ने इससे समझौता किया और दौलत खां लोदी को वापस उसके बाप के पास मतलब हसनपुर पहुंचा दिया। पूरी जागीर दे दी फरीद खां को कि उनने कहा एक काम करो, तुम्हारे जो बाकी की पत्नी और बच्चे उनसे हमको कोई मतलब नहीं है, आज से पूरा जागीर का जो है मालिक वो फरीद खां है। तो फरीद खां के पास पूरा जागीर आ गई। मगर उसका सौतेला भाई जो था वो अब बंटवारे की बात कर रहा है। बोले कि नहीं, बोले हमको तो नहीं रहना तुम्हारे साथ, हमको बंटवारा चाहिए। तो इस बार फरीद खां ने बोला
बोले कि तू ही रख ले पूरी जमीन, मेरे को नहीं चाहिए। अब वो इधर जा नहीं सकता, क्यों? क्योंकि फिर से समझौता करवा देगा। तो फरीद खां इस समय भाग के आ गया दक्षिण बिहार। दक्षिण बिहार में बहार खां लोहानी का शासक था। बहार खां लोहानी शासन चल रहा था दक्षिण बिहार में। इसी समय याद करो, कल अपने जब हुमायूं पढ़ा था तो मैंने बताया था कि दक्षिण बिहार में शेर खां नामक व्यक्ति एक अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। ये लाइन बोली थी मैंने, वो इसीलिए बोली थी क्योंकि अब फरीद खां जो है वो कहाँ भाग के आ गया है? दक्षिण बिहार। दक्षिण बिहार में आके रहने लगा है, खेती बाड़ी करने लगा है, क्योंकि खेती बाड़ी में उसको बहुत दिलचस्पी थी। तो यहाँ पर आकर के वो अब रुक रहा है। और इसी समय याद करो कि हुमायूं का आक्रमण हो रहा था वो, तो ये स्वतंत्र हो गए थे सारे। बहार खां लोहानी ने स्वतंत्र घोषित कर लिया था। ये जितने भी शासक थे वो अपने आप में स्वतंत्र होने लगे। और भारत में बाबर का आक्रमण हो रहा था। पहला आक्रमण उसने 1526 में पानीपत के युद्ध में किया था। 1526 में जब पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, तो जब शेर खां यानी फरीद खां ने देख लिया कि उनका कोई शासक आया है और जो सबको कत्लेआम कर रहा है, इसलिए फरीद खां अब दक्षिण बिहार से निकल के वापस चले गया बाबर के पास और बाबर की सेना में भर्ती हो गया। ठीक है, फरीद खां जो है पहले सिंध मुल्तान गया, वहाँ से वापस जौनपुर आया, जौनपुर से दक्षिण बिहार गया, दक्षिण बिहार बहार खां लोहानी के यहाँ नौकरी कर रहा है। और यहाँ से जब बाबर का आक्रमण हुआ तो यहाँ से भाग के कहाँ चले गया? बाबर, और बाबर की सेना में भी है। 1526 का युद्ध बाबर के साथ लड़ा इसने। 1527 का युद्ध खानवा का साथ में लड़ा। मगर इसी समय याद करो, मैंने बोला था कि बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, पूरी शराब में नमक मिलवा दिया था, पूरी शराब में नमक मिलवा दिया था, जिहाद का नारा दिया था। तो ये जिहाद के नारे के समय फरीद खां इसकी सेना में था। तो फरीद खां ने यही कसम खाई थी कि अगर किस्मत ने साथ दिया और खुदा ने चाहा तो एक दिन ये मुगलों को भारत से बाहर भगा दूंगा मैं। बाबर की पीरा और बाबर को धमकी दे रहा है, क्योंकि बाबर क्या है? मुगल है। तो फरीद खां यही कसम खाता है चंद्री के युद्ध में कि अगर किस्मत ने साथ दिया और खुदा ने चाहा तो एक दिन मैं मुगलों को भारत से बाहर भगा दूंगा। और जैसे ही उसको याद आया कि मैं तो मुगल सेना में हूँ, तो भाग के सीधे वापस कहाँ आ गया वो? बहार खां लोहानी के यहाँ दक्षिण बिहार में, यहाँ रह रहा है वो अब। तीनों युद्ध हुए हैं, चारों युद्ध हो गए हैं बाबर के। बाबर मर गया था, उसके बाद आया था हुमायूं, और हुमायूं अब यहाँ का शासक था दिल्ली का। ठीक है, हुमायूं अब दिल्ली का शासक थे। अब भारत की स्थिति कुछ अलग हो गई है। अपन वर्तमान स्थिति लेके आते हैं वापस। देखो, वर्तमान स्थिति ऐसी है कि बंगाल में खिज़्र खां, ये सैयद वंश वाला नहीं है, दूसरा है, ठीक है ना। कालिंजर में कीरत सिंह, मेवाड़ में मालदेव सिंह, मालदेव, और दक्षिण बिहार शेर खां। ठीक है, दक्षिण बिहार में शेर खां। ये हुमायूं के समय की स्थिति है। दिल्ली आगरा पूरा हुमायूं का है। अभी हुमायूं आ गया है, अभी तक अपन बाबर में घूम रहे थे, अब हुमायूं में आ गए। तो हुमायूं के समय की स्थिति भारत में ये थी कि हुमायूं यहाँ पे आगरा और दिल्ली में शासन कर रहा था। शेर खां यहाँ पे बिहार में शक्ति बढ़ा रहा था अपनी। फिर अपन ने देखा कि शेर खां को शेर का उपाधि कैसे मिली है। तो जो बहार खां लोहानी था ना यहाँ का शासक, बहार खां लोहानी ने क्या किया था कि इसको अपना अंगरक्षक नियुक्त कर लिया था। और ऐसा माना गया है कि फरीद खां ने एक जिंदा शेर मारा था, और जिंदा शेर मारने के कारण इसको शेर खां की उपाधि दी थी। तो इसका नाम अब फरीद खां से हटा के अपन ने क्या कर दिया? शेर खां। ये सब पुरानी बात हो गई। अब आगे देखते हैं हुआ क्या। तो शेर खां जब यहाँ पे शासक कर रहा था, तभी इसी समय हुमायूं को पता लगता है कि सबसे पहले अपने देखा था बंगाल का शासक, गुजरात का शासक यहाँ पे दोस्ती बढ़ा रहे थे। तो हुमायूं ने सबसे पहले यहाँ पे आक्रमण किया था कालिंजर में कल। ठीक है, कालिंजर में आक्रमण करते समय इसको पता लगा कि शेर खां बंगाल में आक्रमण कर रहा है। ठीक है, इसीलिए इसने क्या किया कि अब ये जा रहा है और सबसे पहले दोहरिया का युद्ध लड़ा इसने 1532।
कल लड़ा था, दोहरिया का युद्ध लड़ा था 1532 में। 1532 में दोहरिया का युद्ध लड़ने के बाद ये वापस आ गया था चुनारगढ़। 1532 में पहला घेरा डाला था, 1538 में दूसरा घेरा डाला था इसने, ठीक है ना। जब ये घेरा डाल के फिर वापस गया दिल्ली, दीन पनाह नामक पुस्तकालय बनवाया इसने, दीन पनाह नमक पुस्तकालय बनवाया इसने। मगर इसी समय इसको पता लगा कि शेर खां जो है वो शक्ति बढ़ा के बंगाल जीत लिया है, इसलिए ये आता युद्ध लड़ने, मगर शेर खां जो है वो कहाँ निकल जाता है, बंगाल। हुमायूं बंगाल जाता है, मगर ये बंगाल से निकल के बाहर निकल जाता है। और जब हुमायूं वापस जा रहा था तब यहीं पे अपन ने युद्ध करवाया था 1539 में। कौन सा युद्ध करवाया था, चौसा का युद्ध। 1539 में चौसा का युद्ध करवाया था शेर खां और हुमायूं के बीच में, जिसमें हुमायूं जो है वो गंगा नदी में डुबकी लगा लेता है और एक भिस्ती जो था, ढीमर जो था, वो हुमायूं की जान बचाता है, ठीक है ना। ये जान बचा के वापस दिल्ली की तरफ जा रहा था, मगर दिल्ली पहुंच ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि कन्नौज और बिलग्राम के निकट, कन्नौज के पास 1540 में शेर खां ने फिर मिला लिया उसको, और 1540 में ये बुरी तरह से हुमायूं परास्त हो गया था और शेर खां ये जीत गया फिर से। तो शेर खां ने अपने जीवन में हुमायूं के साथ दो युद्ध लड़े थे, एक 1539 में चौसा का युद्ध और एक 1540 में कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। अब ये जीत के कहाँ चले गया है, आगरा। अब शेर खां जो है यहाँ का शासक है। यहाँ से होती है कहानी शुरू, सूरवंश या सूर्यवंश के नाम से, ठीक है। ये सब मिटा देता हूँ मैं फटाक से। देखो आगरा, शेर खां, ठीक है। भारत में अब दिल्ली और आगरा में पूरा शासन चल रहा है किसका, शेर खां का चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। पूरा शासन शेर खां चल रहा है, क्योंकि अब हुमायूं का नाम नहीं है भारत में। हुमायूं इस समय कहाँ पे है, इब्राहिम, हाँ, इस शाह इस्माइल के पास, ठीक है। तो इसको भूल जाओ, अब पढ़ेंगे अपन शेर खां। तो शेर खां इस समय दिल्ली का शासक है और शेर खां ने सूर्यवंश की स्थापना की है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि द्वितीय अफगान शासक के रूप में शेर खां को माना जाता है। अगर क्वेश्चन बन जाता है कि द्वितीय अफगान शासक कौन था भारत में, अफगानी वंश का संस्थापक कौन था, तो वो कौन था, शेर खां था, ठीक है। द्वितीय अफगान या द्वितीय अफगान शासक के रूप में शेर खां को जाना जाता है। शेर खां का बचपन का नाम फरीद खां था, उसके पिता का नाम हसन सूर था और उसके दादा का नाम इब्राहिम शाह सूर था। इसने अपने प्रारंभिक जीवन में दो युद्ध लड़े थे। एक लड़ा था अपना चौसा का युद्ध 1539 में, दूसरा लड़ा था कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध 1540 में। यह युद्ध लड़ने के बाद दिल्ली का शासक बन गया। वो दिल्ली के शासक बनने के बाद इसने सबसे पहले 1541 में, 1541 घटना है, 1541 में सिंध और मुल्तान पे आक्रमण किया था, ठीक है। सारे युद्ध इसके याद रखना, बहुत सारे युद्ध लड़ेगा ये, क्योंकि ये बहुत योग्य शासक है। इतिहास में अगर सबसे ज़्यादा योग्य शासक किसी को माना गया है तो शेर खां सूरी को, मगर इसकी एक गलती के कारण इसको महान नहीं कहा गया है। नहीं तो अभी अपन अकबर महान पढ़ते हैं ना, जैसे अपन सुनते हैं कि इतिहास का सबसे महान शासक कौन है, अकबर महान। अकबर महान नहीं होता अगर ये एक गलती नहीं करता शेर खां। शेर खां की एक गलती के कारण इससे महान का इसका पद जो है वो छीन लिया, नहीं तो पूरे इतिहास में शेर खां से महान शासक, शेर खां से अच्छा शासक कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने दो युद्ध लड़ लिए हैं। तीसरा युद्ध जाता है 1541, पूरा सिंध और पूरा मुल्तान जीत लेता है। पूरा सिंध और पूरा मुल्तान जीत लिया है। पूरा ये जौनपुर इसके पास है, दक्षिण बिहार पूरा इसके पास है, और दिल्ली और आगरा इसके पास पहले से रखा है, ठीक है ना। तो 1541 में सिंध और मुल्तान जीता इसने। 1542 में, 1542 और 1543 की घटना है कि इसने रायसेन के किले पे आक्रमण किया। रायसेन अपना मध्य प्रदेश वाला, तो रायसेन या इसको रायसीन का किला के नाम से जानते हैं। तो इसने रायसेन पे आक्रमण किया और यहाँ का शासक जो था एक हिंदू राजपूत शासक था, ठीक है ना। तो जो शासक था
ऐसा माना गया है कि जब वो रायसेन पे आक्रमण करने गया तो वहाँ के किले के गेट बंद थे और गेट खुलवाने के लिए जब इसने राजा से बोला, इसके शासक से बोला, रायसेन के शासक से, तो रायसेन के शासक ने मना कर दिया कि आप मुसलमान हो और हम हिंदू हैं तो आपको हमारे किले में प्रवेश नहीं देंगे, युद्ध कर लो। तो शेर खां बोलता है कि मैं कुरान की कसम खाता हूँ, पहली बार कसम खाई इसने कुरान की, मैं कुरान की कसम खाता हूँ आपको किसी भी तरह से हमारी तरफ से क्षति नहीं पहुँचेगी, सिर्फ धन लूटेंगे हम और चले जाएंगे। ठीक है, अब सामने वाले ने कुरान की कसम खा ली और ये एक चीज़ बताया कि सुन्नी मुसलमान है वो, अगर कोई व्यक्ति कुरान की कसम खाता है तो झूठ नहीं बोलेगा। जैसे अपने इसमें हिंदू में अपन गीता की कसम खा लेंगे, झूठ बोलेंगे क्या? बहुत ज़्यादा पापी होते एक बात अलग है कि झूठ बोल ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इसने कुरान की कसम खा ली है। दीपिका ऐसे हंस रही होने का, मैं तो बोल दूंगी झूठ, क्या रखा। ठीक है, चलो। तो शेर खां ने कुरान की कसम खा ली है कि हम सिर्फ धन संपदा लूटेंगे और कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे। हिंदू शासक था, मान गया कि इस्लाम धर्म संबंधित है, सुन्नी मुसलमान है, कुरान की झूठी कसम नहीं खाएगा। तो रायसेन के किले के गेट खोल दिए गए, रायसेन के किले के गेट खोल दिए, मगर जैसे ही रायसेन के किले के गेट खोले शेर खां ने कत्लेआम का आदेश दे दिया, जितने भी पुरुष है सबको मार दिया जाए। कत्लेआम का आदेश दे दिया, जितनी भी लड़कियां, जितनी भी महिलाएं हैं उनको निवस्त्र करके बाजार में फेंक दिया जाए। सबसे बड़ी गलती थी इसकी, इतिहास में यही सबसे बड़ा कलंक लगा है इसके ऊपर, शेर खां के ऊपर, कि इसने कुरान की कसम खा ली कि हम किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाएंगे। और इसने, शेर खां ने जब यहाँ पे गेट खुलवा लिए तो कत्लेआम का आदेश दे दिया, चाहे वो 6 महीने का बच्चा हो, चाहे 80 साल का बुजुर्ग हो, सबको एक सिरे से काट दिया जाए और छोटी बच्चियों से लेके महिलाओं तक सबको निवस्त्र करके बाजार में फेंक दिया जाए। हिंदू राजा था, उसने बोला तूने झूठी कसम खाई थी, कोई दिक्कत नहीं। इसका जो लड़का था शेर खां का, कुतुब खां, उसने आत्महत्या कर ली, खुद के खंजर से खुद की गर्दन काट ली कि मेरा बाप इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि कुरान की झूठी कसम खाने के बाद, मतलब कुरान की झूठी कसम खा लेगा। तो रायसेन के किले पर जब इसने आक्रमण किया 1543 में, तो ये कलंक लगता है शेर खां के ऊपर और यहीं पे इसको जो महान का पद है वो छीन लेते हैं। इसके काम बहुत अच्छे थे, ठीक है। तो यहाँ पे झूठी कसम खाई 1543। 1544 में इसने मेवाड़, राजस्थान, मेवाड़ जिसको मेड़ता बोलते हैं, मेड़ता अभियान या मेवाड़ अभियान, ठीक है, शेरशाह सूरी का मेवाड़ अभियान या शेरशाह सूरी का मेड़ता अभियान के नाम से जानते हैं। और यहाँ का शासक इस समय जो था वो मालदेव था। यहाँ का शासक कौन था? मालदेव। जब ये पूरा यहाँ पे मेड़ता अभियान पे गया शेरशाह सूरी, तो शेरशाह सूरी की आदत थी कि आक्रमण नहीं करता था, पहले संधि करता था। जैसे रायसेन में अपन ने देखा, उसने आक्रमण नहीं किया, पूरी सेना को ले गया, गेट खोलने पे बाध्य कर रहा है, ठीक है ना। तो अब उसको पता है कि मेवाड़ इस समय सबसे योग्य शासक है, मालदेव जो था वो अच्छा शासक है, ये हमको परास्त कर सकते हैं। इसलिए इसने एक झूठा षड्यंत्र रचा था। कैसा षड्यंत्र रचा था कि जब पूरी सेना इसकी शाम को सो रही थी तो इसने कुछ पत्र बनाए, कुछ पत्र बनाए और कुछ पत्र में लिख दिया कि आपके कुछ अधिकारी जो हैं वो शेरशाह सूरी के साथ मिले हुए हैं, ठीक है। अब जैसे ये बात मेवाड़ में फैली तो अब ये तो पता नहीं है कि कौन मिला हुआ है। तू पूछ रहा क्यों, तू शेरशाह सूरी के साथ है क्या? वो पूछ रहा सेम टू यू, तू भी है क्या? उन्होंने कहा नहीं। ऐसे कर करके पूरे मेवाड़ में ये आग की तरह फैल गई कि मेवाड़ के कुछ शासक जो हैं, कुछ सैनिक जो हैं वो शेरशाह सूरी के साथ मिले हुए हैं। इसीलिए जब घर का भेदी लंका ढाए के कुछ सैनिक मिल गए हैं, तो अब कौन मिल गया है अपने को नहीं पता, पीछे से कोई भी अपने को मार सकता है। इसीलिए मेवाड़ के सैनिकों ने युद्ध करने से मना कर दिया और जाके किसके साथ मिल गए? वो शेरशाह सूरी के साथ मिल गए। शेरशाह सूरी के साथ जाकर के सब लोग मिल गए। अब मेवाड़ में सिर्फ मालदेव बचा है और एक था जयंता और एक था गुम्फा। ये दो सैनिक बचे, दो सेनापति बचे हैं, जयंता और गुम्फा, और मालदेव यहाँ का शासक है इस समय। जब शेरशाह के पास पूरी सेना आ गई, खुद की सेना भी और मेवाड़ की सेना भी, तब इसने इनके ऊपर आक्रमण किया। मगर इतिहास में ऐसा माना जाता है, जो
जयंता और कुंभा थे, ये पूरे समय लड़ते गए और इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर शेरशाह सूरी की पूरी सेना को काट दिया और आखिरी में ये दोनों मर गए। ऐसा माना जाता है कि 8 घंटे तक कंटिन्यू युद्ध लड़ा दोनों व्यक्तियों ने, और 8 घंटे तक युद्ध लड़ने के बाद शेर खां की आधी से ज़्यादा सेना को मार दिया था, मालदेव इसमें परास्त हो गया था। तो शेर खां बोलता है कि मैंने ऐसे वीर योद्धा अपने जीवन में कभी नहीं देखे, एक मुट्ठी बाजरा के लिए मैं हिंदुस्तान का साम्राज्य खो देता अगर झूठा चिट्ठी षड्यंत्र नहीं रचता तो। याद करो, अगर वो झूठा षड्यंत्र नहीं रचता वो, तो ये पूरी सेना जाके मिलती है कि शेर खां से? नहीं मिलती। जब ये दो व्यक्ति ये हाल कर सकते हैं तो सोचो पूरी सेना होती तो शेर खां का क्या हाल करती। शेरशाह सूरी तो पता भी नहीं चलता, एक एक ग्राम सब बांट लेते ही है, ठीक है ना। इसीलिए शेरशाह सूरी बोलता है कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान का साम्राज्य खो बैठता। और ये इन दोनों की याद में यहाँ पर राजस्थान में मूर्तियाँ बनवाई जो अभी भी राजस्थान में देखने को मिलती है। मेवाड़ जाते हैं, जयंता गुम्फा की मूर्तियाँ अभी भी मिलती हैं अपने को, ठीक है ना। ये दूसरा कलंक लग गया शेर खां सूरी पे। पहला कलंक झूठी कुरान कसम खाई, लड़के ने आत्महत्या कर ली। दूसरा कलंक लग गया कि झूठी पत्र षड्यंत्र, झूठी पत्र षड्यंत्र नहीं रचता वो, तो हो सकता है कि शेरशाह सूरी यही मर जाता, ठीक है। मेवाड़ विजय भी कर लिया 1544। अब इसके बाद कालिंजर विजय जाता है 1545। कालिंजर विजय ऐसा माना गया है कि कालिंजर का किला जो है अभेद किला माना गया है, अभी तक इसको किसी ने नहीं जीता है। अभी तक ये अभेद किला माना गया है, इसको अभी तक किसी ने नहीं जीता है। और इसीलिए इसको तोड़वाने के लिए, इस किले को तोड़वाने के लिए, क्योंकि अब इसकी सारी चर्चाएं फैल गई है, अब ये गेट खुलवा नहीं सकता, षड्यंत्र रच नहीं सकता। यहाँ गेट खुलवाने के कारण उसकी चर्चाएं हो गई थी, यहाँ उसने षड्यंत्र रचा इसलिए चर्चा हो गई थी। तो अब कालिंजर का जो किला अभेद था, तो अब इसके किले जो हैं, दीवारें जो होती किले की, उसको तोड़वा रहा है। और उसको तोड़वाने के लिए किले की दीवारों पर ये बारूद लगा रहा है। क्या लगाएगा? बारूद। बारूद से तोड़वाएगा। क्योंकि इस समय तक भारत में बारूद और तोपों का आविष्कार हो चुका था। याद करो, सबसे पहले किसने लेके आया भारत में तोप? बाबर ने। सबसे पहले तो भारत में बाबर ने लेके आया था। तो अब ये पूरा जो है चारों तरफ, किले की चारों तरफ जो है बारूद लगवा रहा है और खुद बारूद के ढेर पे बैठा है। टैंक पर लगाओ, 2 किलो ज़्यादा लगाना, आज ही तोड़ना है इसको, ठीक है। इसके सैनिक ने पूरे किले पे जब बारूद लगा दी, और बारूद लगाने के लिए जैसे ही तोप का गोला छोड़ा, बारूद लगाने के बाद तोप का गोला छोड़ा कि ताकि ये दीवार टूट जाए। तोप का गोला जाके टकराया दीवार से, और टकराने के बाद इसकी चिंगारी उड़ के वापस बारूद के ढेर पे, जिस पे कौन बैठा था? शेरशाह सूरी। मंजा सुता गया, हड्डी भी नहीं मिली, खुद के बारूद के ढेर पे शेरशाह सूरी खत्म हो गया। बोलते ना, जैसा करेगा वैसा तो भरेगा। बारूद के ढेर पे शेरशाह सूरी खत्म हो गया। इसकी अच्छी बात क्या थी? कि इसकी अच्छी बात यह थी कि इसने सबसे लंबा रोड, जिसको अपन ग्रैंड ट्रक रोड के नाम से जानते हैं, शेरशाह सूरी ने सबसे लंबा रोड, ग्रैंड ट्रक रोड, जो कि पाकिस्तान के पेशावर से लेके बंगाल के कोलकाता तक था। कहाँ से कहाँ तक? पाकिस्तान के पेशावर से लेके बंगाल के कोलकाता तक, जिसमें वर्तमान में अपन NH2 NH3 के नाम से जानते हैं, ठीक है। सबसे लंबा ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण करवाया। सबसे पहले पोस्टल, मतलब डाक विभाग, डाक होती है ना, सबसे पहले डाक का शुभारंभ अगर किसने करवाया था भारत में, तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। सबसे ज़्यादा ग्रेन के सिक्के, ग्रेन क्या होता है थोड़ा बताता हूँ, ठीक है। देखो, अभी तक अपने भारत में जो चल रहे थे वो 40 ग्रेन के सिक्के चल रहे थे, जिसको अपन टका, टकसाल के नाम से जानते थे। याद करो, टका और टकसाल था अपने पास। अपन ने चीतल देखा, तांबे का चीतल था, चांदी का टका था। तो टका टकसाल थे जो कि 40 ग्राम के थे और 58 ग्राम के अपने पास इस समय चल रहे थे। मगर शेरशाह सूरी ने पहली बार 190 ग्रेन के सिक्के लेके आया। कितने ग्राम ग्रेन के? 190 ग्रेन। ग्रेन अलग होता है, ग्राम अलग होता है। मैं ग्राम नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ? ग्रेन बोल रहा हूँ। ग्रेन का मतलब ये होता है जितना ज़्यादा ग्रेन रहेगा सिक्का उतना पतला रहेगा।
जितने ज़्यादा ग्रेन बढ़ेगा, मान लो 40 ग्रेन है तो सिक्के की मोटाई ज़्यादा रहेगी, और 190 ग्रेन है तो सिक्के की मोटाई जो है वो कम हो जाएगी, पतली हो जाएगी, ठीक है ना। तो जितने ज़्यादा ग्रेन रहेगा सिक्का उतना ही पतला ले रहेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले सबसे पतले सिक्के यानी कि वो सबसे पहले लेके आया, वो किसने लेके आया था? शेरशाह सूरी ने लेके आया था, ठीक है ना। तो इस प्रकार शेरशाह सूरी के अच्छे काम थे, इसलिए ऐसा मानते हैं कि शेरशाह सूरी ने भारत में सबसे ज़्यादा युद्ध लड़े हैं। क्यों? क्योंकि देखो कितने युद्ध हो गए इसके। सबसे पहले 1539 में चौसा का युद्ध, 1540 में कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, 1541 में सिंध और मुल्तान, 1542 1543 में इसने लड़ा था सबसे रायसेन, 1544 में इसने लड़ा था मेवाड़, 1545 में इसने लड़ा था कालिंजर, ठीक है। लगातार एक के बाद एक युद्ध, हर साल एक युद्ध लड़ रहा है। तो अभी तक भारत में सबसे ज़्यादा युद्ध लड़ने वाला, पूरा साम्राज्य विस्तार करने वाला, पाकिस्तान से लेकर बंगाल तक और उत्तर बिहार से लेकर अपना पूरा मालवा तक का पूरा शासक शेरशाह के पास है। सबसे ज़्यादा युद्ध लड़ने वाला, भारत में बहुत सारी चीज़ें लेके आया था इसने। कैसे? जैसे कि पोस्टल की शुरुआत करवा दी, रोड बनवा दिया, ग्रेन के सिक्के करवा दिए। फिर इसने क्या किया था कि किसानों के प्रति सहानुभूति रखता था। क्यों रखता था? क्योंकि बताया था ना, ये खेती बाड़ी में ज़्यादा ध्यान देता था, तो किसानों के प्रति सहानुभूति रखता था, इसलिए ये किसानों पे टैक्स नहीं लगाता, कम लगाता था टैक्स, ठीक है ना। साथ में भूमि नपाई के लिए गजे सिकंदरी का उपयोग करा इसने। किसके लिए? गजे सिकंदरी। भारत में सबसे पहले जमीन के लिए बीघा शब्द का उपयोग अपन बोलते हैं ना वर्तमान में। क्यों? कितने बीघा जमीन है? हाँ, तुमको तो पता ही नहीं होगा 1 बीघा में कितनी ज़मीन होती है। एकड़? कितने एकड़ होती है 1 बीघा में? कितने एकड़ होती है कोई खेती वाला? हाँ आशीष, कितने? 3 एकड़ कि 2.5? 3 बीघा पे? तू तो हीरा पागल। ठीक है, 3 बीघा पे 1 एकड़, ठीक है। तो अभी अपन वर्तमान में क्या जानते हैं? एकड़ से। उन्हें क्यों कितनी जमीन है? उन्हें कहा 10 एकड़ है, उन्हें कहा ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। तो अपन एकड़ से जानते हैं। तो सबसे पहले बीघा, आज भी पुराने लोग जो हैं वो बीघा से ही बात करते हैं। उन्हें क्यों 50 बीघा जमीन है, उन्हें कहा है इतनी, तो ठीक है ना। तो भारत में सबसे पहले जमीन के लिए बीघा शब्द का उपयोग किया था। जमीन नपाई के लिए गजे सिकंदरी। इसने भारत में किसानों को टैक्स फ्री कर दिया था, बहुत कम टैक्स। पहले अपन देखते थे ना 1/10 भाग देना पड़ता था टैक्स का। टैक्स फ्री उनने का मत दो टैक्स, कोई दिक्कत नहीं, जितना हो रहा है कर लो खुद ही, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसके बहुत अच्छे काम थे। युद्ध भी इसने बहुत अच्छे लड़े थे, बहुत पूरा साम्राज्य फैला लिया था। ये भारत का महान शासक हो सकता था, मगर गलती कर दी उसने। ये 2 गलतियों के कारण इसको महान शासक नहीं बोला जाता है। तो शेरशाह की बारूद के कारण मौत हो गई। अब शेरशाह के 2 लड़के थे, 3 लड़के थे, तो 3 में से एक तो मर गया, आत्महत्या कर ली ना उनने, गर्दन काट के मर गया। और 2 लड़के जो थे वो बी वाले थे, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बी करे हुए थे ये। तब हमारा बाप मर गया, रो रो के टेंशन खत्म। तो जब ये इसका लड़का जो है जलाल खां, ऐसा मानते हैं, सुनने इसकी एक कहानी, बहुत अच्छी कहानी थी इसकी। जलाल खां लोहानी, इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि इसका लड़का जो था कुतुब खां, उसने तो आत्महत्या कर ली थी, और इसका जो दूसरा लड़का था जलाल खां लोहानी, वो इसका लड़का था। अब ये शेरशाह सूरी और जलाल खां लोहानी इसका लड़का कैसे हुआ बताओ? ये शेरशाह सूरी है, इसको बंद कर देता हूँ, हो गया ये शेरशाह सूरी है ना।